हेलो एंड वेलकम एवरीबॉडी। हम आज की वीडियो में बहुत ही इम्पॉर्टेंट हमारा चैप्टर फाइनेंशियल मैनेजमेंट स्टार्ट करेंगे। आप सभी को पता होगा कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट हमारे बिजनेस स्टडीज़ पार्ट बी का एक चैप्टर है जो बहुत इम्पॉर्टेंट और जनरली बच्चों को बहुत रेयर समझ में आता है। जनरली बच्चों को उसमें प्रॉब्लम आती रहती है कि हमें तो समझ ही नहीं आया क्या होता है फाइनेंशियल मैनेजमेंट, क्या होते हैं इसके डिसीजंस। तो आज हम उन्हीं पे बात करेंगे। आज की इम्पॉर्टेंट आप सभी के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। आप सभी को सबसे पहले मैं ये बता दूं कि आपके पार्ट बी में 4 चैप्टर्स हैं जिसकी वेटेज 30 मार्क्स है एंड आपको 50 मार्क्स के लिए 8 चैप्टर्स पढ़ने होते हैं। तो आप खुद ही समझदार हो कि हमें पहले 30 मार्क्स को गेन करना चाहिए। आफ्टर ऑल आप लोगों का एग्ज़ाम भी आने वाला है, तो हम सबसे पहले क्या प्रिपेयर करेंगे, पार्ट बी प्रिपेयर करेंगे, जिसके लिए हमें चैप्टर्स कम पढ़ने हैं और मार्क्स हमें मिलेंगे ज़्यादा। और ये बहुत ही इंटरेस्टिंग पार्ट भी है। सो लेट्स स्टार्ट विद आवर चैप्टर फाइनेंशियल मैनेजमेंट। तो चैप्टर का नाम है फाइनेंशियल मैनेजमेंट। क्या समझते हैं आप फाइनेंशियल मैनेजमेंट से? मैनेजमेंट तो हम पढ़ के ही आए हैं, समझ के आए हैं मैनेजमेंट क्या होता है। प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, ये सभी हमारे किसके पार्ट होते हैं? मैनेजमेंट के पार्ट्स होते हैं। मैनेजमेंट का मतलब क्या होता है? किसी भी चीज़ को मैनेज करना, उसकी प्लानिंग करना, उसको आगे लेके जाना। तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट क्या होगा? फाइनेंस को मैनेज करना, बिजनेस के पैसे को मैनेज करना कि बिजनेस का पैसा कहाँ से आएगा, कहाँ लगाया जाएगा और उससे भी जो रिटर्न आएगा उसे हम कैसे ट्रीट करेंगे। मतलब अपने शेयर होल्डर्स को एज डिविडेंड बांटेंगे या अपनी कंपनी में ही उसे रिटेन कर लेंगे। तो हम इस चैप्टर में और आज की वीडियो में इन्हीं सारी चीज़ों पे बातें करने वाले हैं और ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो प्लीज़ इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। मीनिंग ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट क्या होता है? इसका मीनिंग 2 पार्ट्स में इसका मीनिंग डिवाइडेड है। 2 पार्ट्स इसको बताते हैं, इसकी डेफिनेशन को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर देते हैं। क्या होता है? इफेक्टिव एक्विजिशन। एक्विजिशन मीन्स लेना, प्राप्त करना। और दूसरा इफेक्टिव यूज ऑफ, किसका यूज करना है? इफेक्टिव फंड्स का। पहले तो हमें इफेक्टिवली अपने फंड्स को एक्वायर करना है कि हमें कौन से सोर्स से हमारे फंड्स लेने हैं। सपोज मेरे पास एक प्लान ए है इन्वेस्टमेंट के लिए, तो अब मुझे ये सोचना है कि उसका पैसा कहाँ से आएगा। उसमें सपोज 10 लाख रुपीज़ लगने हैं, तो वो 10 लाख रुपीज़ कहाँ से आएंगे? ज़रूरी नहीं कि मेरे पास अपना 10 लाख रुपीज़ हो। तो क्या मैं उसे बैंक से लोन लूँगी या मैं डिबेंचर्स इशू करूँगी या मैं इक्विटी शेयर्स इशू करूँगी? इस टाइप के कुछ सोर्सेज होते हैं। मुझे उस पर यही डिसीजन लेना है कि मुझे अपना पैसा कहाँ से लेके आना है और उसका कैसे यूज़ करना है कि उसका बेस्ट पॉसिबल आउटकम मेरे पास आए, बेस्ट पॉसिबल रिटर्न्स मेरे पास आएँ। तो हम फाइनेंशियल मैनेजमेंट में इन्हीं 2 बातों पे बात करेंगे। क्या? फर्स्ट कि हम पैसा कहाँ से एक्वायर करेंगे, सेकंड हम उस पैसे का कैसे यूटिलाइजेशन करेंगे, कैसे और कहाँ वो पैसा यूज़ होना चाहिए। होपफुली मीनिंग सबको समझ में आया होगा। फाइनेंशियल मैनेजमेंट क्या होता है? फाइनेंशियल मैनेजमेंट रिलेट्स विद द इफेक्टिव एक्विजिशन एंड इफेक्टिव यूज ऑफ फंड्स। अब देखते हैं इसके ऑब्जेक्टिव क्या है, क्यों करना है फाइनेंशियल मैनेजमेंट, क्यों, क्या रीज़न क्या है, क्यों हम इतना दिमाग लगाएं? तो फर्स्ट थिंग एंड द ओनली थिंग, वेल्थ मैक्सिमाइजेशन। मतलब हमने जो पैसा लगाया है उसको बढ़ाना है। हम कोई बंदा चाहेगा कि 100 रुपीज़ लगा के उसे 90 रुपीज़ मिले इन फ्यूचर? कोई भी नहीं चाहेगा। सब यही चाहते हैं अगर हमने 100 रुपीज़ लगाए हैं तो हमें एटलीस्ट 100 से कुछ तो ज़्यादा रुपीज़ मिलें। कोई भी लॉस बियर नहीं करना चाहता। हम सभी वेल्थ को, अपने पैसे को बढ़ाना चाहते हैं। वही इसका ओनली एक ऑब्जेक्टिव है। हम सिर्फ और सिर्फ अपनी वेल्थ को मैक्सिमाइज करना चाहते हैं और वेल्थ को मैक्सिमाइज करने के लिए हमें 3 बहुत बड़े फैसले लेने पड़ते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजंस लेने पड़ते हैं जिन पर ये पूरा का पूरा चैप्टर बेस्ड है। फर्स्ट इज फाइनेंसिंग डिसीजन, फर्स्ट इज इन्वेस्टमेंट डिसीजन, सेकेंड फाइनेंसिंग एंड थर्ड इज डिविडेंड डिसीजन। अब ये 3 डिसीजन होते क्या है, इन्हें हम एक स्टोरी बना के समझेंगे तो हमें बहुत अच्छे से समझ आएगा। सबसे पहले हम दिमाग लगाएंगे। आप सोचिए कि आप लोग बिजनेसमैन हैं, आप लोगों को एक नया बिजनेस स्टार्ट करना है, तो आप सबसे पहले क्या सोचेंगे, क्या आपके माइंड में आएगा? फर्स्ट थिंग, बिजनेस किस चीज़ का करना है,
ये तो नहीं आएगा ना, पैसा कहाँ से आएगा। सबसे पहले तो दिमाग ये लगाएंगे कि बिजनेस किस चीज़ का करना है, पैसा तो उसी के अकॉर्डिंग लगाएंगे ना। तो फर्स्ट इज इन्वेस्टमेंट डिसीजन, इन्वेस्ट कहाँ करें। तो इन्वेस्टमेंट डिसीजन पे बात करते हैं। इन्वेस्टमेंट दो टाइप की हो सकती है, लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म। लॉन्ग टर्म को हम कैपिटल बजटिंग भी बोलते हैं, कैपिटल बजटिंग। हायर क्लासेस में या ग्रेजुएशन लेवल पे कैपिटल बजटिंग नाम का एक पूरा चैप्टर मिलेगा आपको। एफएम आपका एक पूरा सब्जेक्ट होने वाला है ग्रेजुएशन में, इसको हम बोलेंगे शॉर्ट में एफएम। एफएम आपको पूरा का पूरा एक चैप्टर मिलेगा, एक पूरा सब्जेक्ट मिलेगा आपकी ग्रेजुएशन में, और कैपिटल बजटिंग उसका एक चैप्टर होगा। और शॉर्ट टर्म को क्या बोलते हैं, वर्किंग कैपिटल। लॉन्ग टर्म को बोलते हैं कैपिटल बजटिंग एंड शॉर्ट टर्म को बोलते हैं वर्किंग कैपिटल। ये दोनों ही आपको चैप्टर्स पढ़ने के लिए मिलेंगे आपकी ग्रेजुएशन में या हायर क्लासेस में। तो कैपिटल बजटिंग क्या होता है, कैपिटल बजटिंग के अंदर हम अब ये डिसाइड करते हैं कि हमें अपने पैसे को किस बड़े से प्रोजेक्ट में लगाना है। वर्किंग कैपिटल तो आप सभी को पता है क्या होता है, शॉर्ट टर्म पैसा लगाना, लाइक डेटर्स में पैसा लगा दिया, जो हमारी करंट एसेट्स होती है उसमें पैसा लगाने को हम क्या बोलते हैं, वर्किंग कैपिटल में पैसा लगाना। कैश बिजनेस में ज़्यादा ले आए, इस तरीके की चीज़ें होती हैं वर्किंग कैपिटल में। रॉ मटेरियल में पैसा लगाना, ये सब। एंड कैपिटल बजटिंग क्या होता है, कैपिटल बजटिंग मीन्स फिक्स्ड एसेट्स में पैसा लगाना। जैसे या तो हम नया बिजनेस एक और कुछ स्टार्ट कर लें, या फिर हम क्या करेंगे, हम नई मशीनरी परचेज कर लेंगे, क्योंकि मशीनरी परचेज करना आपका वर्किंग कैपिटल में नहीं आता, आपकी मशीनरी फिक्स्ड एसेट्स होती है, तो वो एक बड़ा डिसीजन है, कैपिटल बजटिंग डिसीजन है। तो हमें इसमें ये देखना होगा कि हमें अपना पैसा, जो हमारे पास पैसा है, वो हमें लॉन्ग टर्म में लगाना है या शॉर्ट टर्म में लगाना है। लॉन्ग टर्म को क्या बोलते हैं, कैपिटल बजटिंग, एंड शॉर्ट टर्म को बोलते हैं वर्किंग कैपिटल। यही इसमें हमें डिसाइड करना होता है। लाइक वी हैव प्रोजेक्ट ए, प्रोजेक्ट ए एंड प्रोजेक्ट बी। हमारे पास हो सकता है, हमारे पास दो प्रोजेक्ट्स हैं, ए की रिटर्न है, रिटर्न ए की आ रही है 10%, जबकि बी की आ रही है 12%, और रिस्क आ रहा है इसका 10%, इसका भी 10%। तो आप कैसे डिसाइड करोगे कौन सा लेना है, आप तो यही देखोगे ना कि रिस्क दोनों का सेम है, लेकिन रिटर्न किस में ज़्यादा आ रही है, प्रोजेक्ट बी में, तो हम क्या ऑप्ट करेंगे, प्रोजेक्ट बी। हमेशा हम अपने कुछ फैक्टर्स को डिसाइड करके, कुछ फैक्टर्स को कंसिडर करके ये डिसाइड करेंगे हमें अपना पैसा कहाँ लगाना है। तो इसमें हम पैसा कहाँ लगाएंगे, प्रोजेक्ट बी में लगाएंगे। यही होता है इन्वेस्टमेंट डिसीजन कि हमें अपने पैसे को कहाँ इन्वेस्ट करना है। तो इसमें आपको कुछ फैक्टर्स मिलेंगे, फैक्टर्स अफेक्टिंग इन्वेस्टमेंट डिसीजन। फर्स्ट इज कैश फ्लो ऑफ प्रोजेक्ट, मतलब उस इन्वेस्टमेंट में या इस प्रोजेक्ट में हमारे को पैसा कितना चाहिए। सपोज मेरे पास पैसा मैं अरेंज कर सकती हूँ सिर्फ 10 लाख, लेकिन उस प्रोजेक्ट में पैसा कितना चाहिए, 20 लाख। क्या मैं वो प्रोजेक्ट ऑप्ट कर पाऊंगी, नहीं कर पाऊंगी। तो फर्स्ट मेरा क्या रहेगा, हमेशा मैं ये देखूंगी कि उस प्रोजेक्ट का कैश फ्लो कितना है। नेक्स्ट उसके बाद है रेट ऑफ रिटर्न। रेट ऑफ रिटर्न कितना मिलेगा, जब मैं 10 लाख रुपीज़ लगाऊंगी तो मुझे वापसी कितना मिलेगा, उस पर कितना रेट ऑफ रिटर्न मैं अर्न करूंगी। नेक्स्ट इज इन्वेस्टमेंट क्राइटेरिया। इन्वेस्टमेंट क्राइटेरिया के अंदर आपकी बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं, रेट ऑफ रिटर्न, रेट ऑफ रिस्क, और आपका कैपिटल कितना इन्वॉल्व है, या कैश फ्लो कितना आने वाला है। कैश फ्लो में तो आपका आउटफ्लो एंड इनफ्लो दोनों ही होता है कि कितना हम लगाएंगे, कितना आउटफ्लो होगा, और कितना वापसी आएगा, कितना इनफ्लो होगा। तो ये 3 आपको फैक्टर्स मिले किससे, इन्वेस्टमेंट डिसीजन के लिए। इन सभी को देखते हुए हम अपना इन्वेस्टमेंट का डिसीजन लेंगे। नेक्स्ट, अब हमें इन्वेस्टमेंट डिसीजन क्यों लेना है, एक छोटी सी बात कर लेते हैं, छोटा सा टॉपिक है, कुछ नहीं है। इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, क्यों हमें इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेना कंपलसरी है, क्यों हमें इन फैक्टर्स को कंसिडर करना कंपलसरी है। क्योंकि सिर्फ एक ही रीज़न है, हमारे फंड्स जो है बहुत ही ज़्यादा इन्वॉल्व हैं, ह्यूज फंड्स इसमें इन्वॉल्व होता है। कोई आप
10,000 20,000 की बात नहीं करते, यहाँ पे हम बहुत बड़े अमाउंट की बात करते हैं। ये डिसीजन इरिवर्सिबल होता है, एक बार ले लिया तो उसके बाद आप इस पे से बैकआउट नहीं कर सकते, और बैकआउट करने से आपको ह्यूज लॉसेस हो सकते हैं। तो ये बहुत ही ह्यूज फंड्स को लेके चलता है, इसलिए हमें इन फैक्टर्स को अपने माइंड में रखना कंपल्सरी हो जाता है। नेक्स्ट इज रिस्क इन्वॉल्व। अब इतना ज़्यादा पैसा इसमें इन्वॉल्व है तो रिस्क भी ज़्यादा ही इन्वॉल्व होगा। नेक्स्ट इज इरिवर्सिबल, एक बार ले लिया तो आप उसको चेंज नहीं कर सकते। नेक्स्ट इज फाइनेंसिंग डिसीजन। अब फाइनेंसिंग डिसीजन क्या होता है? अभी तक हमने बात की इन्वेस्टिंग डिसीजन पे कि हमें पैसा लगाना कहाँ है। अब हम बात करेंगे फाइनेंसिंग डिसीजन पे, हमारा डिसीजन नंबर 2। इसके अंदर हम ये देखते हैं कि हमने प्रोजेक्ट बी यहाँ पर ऑप्ट तो कर लिया, सोच लिया प्रोजेक्ट बी में पैसा लगाना है, बट वो पैसा आएगा कहाँ से? क्या हम उसे इक्विटी से लेंगे या हम उसे डेट से रेज करेंगे? इसमें बस हमें यही चूज करना होता है कि पैसा वेदर इक्विटी से आएगा या डेट से आएगा। इक्विटी आप सभी को पता है, शेयर्स वगैरह अलॉट कर देते हैं हम, एंड उसको आप ऑनर्स फंड भी कहते हैं। एंड डेट क्या होता है? डिबेंचर्स या लोन। अब इसमें हम कैसे डिसाइड करेंगे इक्विटी से लें या डेट से? उसके भी कुछ फैक्टर्स अफेक्टिंग हैं। फैक्टर्स को कंसिडर करके हम डिसाइड करेंगे हमें इक्विटी लेना है या हमें डेट लेना है। तो फर्स्ट फैक्टर इज कॉस्ट। कॉस्ट किसकी ज़्यादा आ रही है? अगर हम इक्विटी से पैसा लेंगे तो क्या इक्विटी की कॉस्ट ज़्यादा आएगी या डेट की कॉस्ट ज़्यादा आएगी? ऑब्वियसली यहाँ कॉस्ट हमेशा किसकी ज़्यादा आती है? डेट की, क्योंकि डेट के ऊपर आपको कंपल्सरीली इंटरेस्ट पे करना ही होता है, जबकि इक्विटी वालों को डिविडेंड देना कंपल्सरी नहीं होता है। तो यहाँ हम किसको हमेशा ऑप्ट करते हैं? जनरली हम डेट इक्विटी को ऑप्ट करते हैं। कॉस्ट इक्विटी की कम आती है। अगर कॉस्ट के नज़रिए से देखा जाए तो इक्विटी इज बेटर। नेक्स्ट इज रिस्क। अब रिस्क किस में ज़्यादा होता है? रिस्क हमेशा डेट में ज़्यादा होता है, तो इधर भी हम इक्विटी को लेते हैं। कैसे रिस्क ज़्यादा होता है डेट में? डेट में रिस्क इसलिए ज़्यादा होता है क्योंकि एक बार उधार लिया हुआ पैसा आपको वापसी करना ही होता है, तो वो भी एक आपके माइंड में एक रिस्क लेके चलता है। रिस्क रहता है कि हमें ये पैसा वापसी करना है, जबकि इक्विटी वालों का पैसा आपका खुद का पैसा होता है, ऑनर का पैसा होता है, तो वो वापसी नहीं करना होता, उससे रिस्क एसोसिएटेड कोई नहीं होता। नेक्स्ट इज कैश फ्लो पोजीशन। कैश फ्लो पोजीशन अगर कंपनी का अच्छा है तो कंपनी रेगुलर इंटरेस्ट पे कर सकती है, तो कंपनी क्या करेगी? डेट के लिए जा सकती है। तो इसमें कैश फ्लो पोजीशन में हमें बस ये देखना है हमारी कंपनी की कैश फ्लो पोजीशन कैसी है, क्या हमारे पास रेगुलर कैश आता रहता है? अगर आता है तो हम डेट से पैसा रेज कर सकते हैं। नेक्स्ट इज कंट्रोल। कंट्रोल इज वेरी बिग थिंग। कंट्रोल कैसे? अब आपको पता होगा कि हमारे इक्विटी होल्डर्स जो होते हैं वो क्या होते हैं? कंपनी के ऑनर। अब जब ऑनर हैं तो कंपनी के ऊपर उनका कंट्रोल भी होगा, डिसीजन मेकिंग में भी वो पार्टिसिपेट करेंगे। अब वो पार्टिसिपेट करेंगे तो क्या मतलब? हमारा कंट्रोल लूज होगा, हमारा कंट्रोल डाइल्यूट होगा, कम कम होता चला जाएगा। जितने ज़्यादा इक्विटी होल्डर्स उतना हमारा कंट्रोल कम होता चला जाएगा, जबकि डेट के अंदर हमारा कंट्रोल कभी कम नहीं होता। डेट होल्डर्स कभी भी डिसीजन मेकिंग में पार्टिसिपेट नहीं करते। तो इसमें जनरली हम क्या देखते हैं कि अगर हमें फ़र्क पड़ता है कंट्रोल से, हम नहीं चाहते हमारा कंट्रोल डाइल्यूट हो, तो हम कभी भी इक्विटी के लिए नहीं प्रेफर करेंगे, इक्विटी को प्रेफर नहीं करेंगे, इक्विटी इशू नहीं करेंगे। हम पैसा किससे लेंगे? डेट से लेंगे। नेक्स्ट इज फ्लोटेशन कॉस्ट। अब फ्लोटेशन कॉस्ट क्या होता है? मतलब वो पैसा लाने का, वो पैसा रेज करने का कॉस्ट कितना आएगा। जैसे इक्विटी में आपको क्या इशू करना पड़ता है? प्रोस्पेक्टस। अब प्रोस्पेक्टस इशू करेंगे तो उसमें बहुत सारी फॉर्मेलिटीज़ होती हैं। प्रोस्पेक्टस का खर्चा आ गया, और भी बहुत सारी फॉर्मेलिटीज़ होती हैं। सेबी के पास रजिस्टर कराना पड़ता है, कंपनी लिस्ट करानी पड़ती है, रजिस्ट्रार टू इशू अपॉइंट करना पड़ता है, मर्चेंट बैंकर्स, ब्रोकर्स और बहुत सारे लोग, अंडरराइटर्स, ये सब अपॉइंट करने पड़ते हैं। तो इसमें बहुत ह्यूज कॉस्ट आता है। अब आपको पैसे की नीड सिर्फ 10 लाख है, तो 10 लाख में आप कभी भी इक्विटी इशू नहीं करोगे, इतनी तो कॉस्ट ही आ जाती है इक्विटी इशू करने की।
तो फिर हम किस में जाएंगे, डेट पे जाएंगे, क्योंकि डेट पे कॉस्ट हमेशा फ्लोटेशन कॉस्ट एज कंपेयर टू इक्विटी कम होता है। नेक्स्ट इज स्टेट ऑफ कैपिटल मार्केट। ये तो आपको बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल मिल जाएगा आजकल की हमारी मार्केट से। क्या आपको लगता है लोग अब शेयर्स में इन्वेस्ट करते होंगे जिस टाइप की मार्केट चल रही है? नहीं करते होंगे, क्योंकि अब इस टाइम पे सभी को अपने बिजनेस में क्या हो रहे हैं, लॉसेस हो रहे हैं, प्रॉब्लम्स आ रही हैं, जॉब्स जा रही हैं ड्यू टू कोविड-19। तो ऐसे केसेस में अगर कोई कंपनी इक्विटी शेयर्स इशू करेगी तो क्या लोग उसमें इन्वेस्ट करेंगे? नहीं करेंगे। तो इसलिए इसमें हम हमेशा दो फैक्टर्स देखते हैं। क्या? फर्स्ट, अगर हमारी इकोनॉमी बूम पर है, बूम को आप क्या बोलते हैं, बुलिश पे है, बुलिश है तो हम इक्विटी ले सकते हैं। लेकिन अगर आपकी इकोनॉमी रिसेशन पे है, रिसेशन बोल सकते हो आप, डिप्रेशन बोल सकते हो या बियरिश बोल सकते हो, बियरिश मोड पे है तो आप हमेशा क्या लोगे, डेट से पैसा लोगे। आपके इक्विटी शेयर्स में कभी लोग इन्वेस्ट नहीं करेंगे, क्योंकि लोगों के पास पैसा है ही नहीं इन्वेस्ट करने के लिए। इसलिए स्टेट ऑफ कैपिटल मार्केट में बस दो ही चीज़ों का ध्यान रखना है, क्या कि कैपिटल मार्केट हमारी बूम पर है या फिर हमारी डिप्रेशन में है। बुलिश है तो हम जाएंगे इक्विटी पे, बियरिश है तो हम जाएंगे डेट पे। ये हो गया हमारा फाइनेंसिंग डिसीजन एंड इन्वेस्टमेंट डिसीजन। अब हमारा लास्ट डिसीजन बचा है जिसका नाम है डिविडेंड डिसीजन। अब डिविडेंड क्या होता है? आप सभी को पता है कि इक्विटी होल्डर्स को एज अ रिटर्न डिविडेंड दिया जाता है, उन्हें इंटरेस्ट नहीं मिलता, उन्हें क्या मिलता है, डिविडेंड मिलता है। अब आप खुद सोचो कि जो पैसा हमने यहाँ इन्वेस्ट कर दिया, यहाँ से पैसा रेज किया, यहाँ इन्वेस्ट कर दिया, अब यहाँ से जो पैसा हमारे पास एज अ रिटर्न आया है, जो यहाँ से हमें फ़ायदा हुआ है, अब उस पैसे का क्या करें? उस पैसे का डिसीजन कहाँ लेंगे हम? यहाँ डिविडेंड डिसीजन में लेंगे कि वो पैसा हमें अपने पास रखना है या फिर इक्विटी होल्डर्स को एज अ डिविडेंड बांटना है। अब ये भी कुछ फैक्टर्स पे क्या करेगा, डिपेंड करेगा कि हमें पैसा अपने पास रखना है या फिर इक्विटी होल्डर्स को दे देना है। तो फर्स्ट क्या देखेंगे हम? अर्निंग्स। अगर हमारी कंपनी की अर्निंग्स स्टेबल हैं या हमारी कंपनी की अर्निंग्स अच्छी हैं तो हम क्या करेंगे, अपना पैसा मतलब अपना रिटर्न जो है वो इक्विटी होल्डर्स को दे देंगे कि आप ले लो, हमें कोई इशू नहीं है, हम डिविडेंड दे देंगे, अपने इक्विटी होल्डर्स को खुश रखेंगे। अगर हमारी अर्निंग्स ही अच्छी ना हो, हम पहले ही लॉस हो जाए, अर्निंग्स ही ना हो तो लॉस ही हो जाएगा, तो फिर क्या करोगे, डिविडेंड नहीं दोगे, अपने ऑनर्स को पैसा एज अ रिटर्न नहीं दोगे, लेकिन अर्निंग्स होगी तो हम दे देंगे। सिंपल, अर्निंग होगी तो हम डिविडेंड देंगे, अर्निंग नहीं होगी तो हम डिविडेंड नहीं देंगे। नेक्स्ट भी अर्निंग से रिलेटेड है, दैट इज स्टेबिलिटी ऑफ अर्निंग्स। अब एक बार की अर्निंग से काम नहीं चलेगा ना, अगर हो सकता है मुझे सिर्फ लास्ट ईयर ही प्रॉफिट हुआ था, अदरवाइज तो मेरी कंपनी लॉसेज में चलती है, तो क्या मुझे डिविडेंड देना चाहिए? नहीं देना चाहिए, क्योंकि जो पैसा इस बार आया था मुझे उसे रिटेन कर लेना चाहिए और अपने बिजनेस को ग्रो करने में लगा देना चाहिए। तो मतलब अगर हमारी स्टेबिलिटी और हमारी अर्निंग स्टेबल नहीं है, हमेशा नहीं होती, तो हमें डिविडेंड नहीं देना चाहिए या कम देना चाहिए। नेक्स्ट इज कैश फ्लो पोजीशन। कंपनी का अगेन सेम कैश फ्लो पोजीशन अच्छा है तो हम क्या करेंगे, अपना पैसा लोगों को दे देंगे एज अ डिविडेंड। अगर हमारा कैश फ्लो ही अच्छा नहीं है, हमारे पास रेगुलर पैसा नहीं आता, तो हम क्या करेंगे, जो हमारे पास एज अ रिटर्न इस इन्वेस्टमेंट से आया है पैसा वो रिटेन कर लेंगे कंपनी में ही, सो दैट अगर हमें इन फ्यूचर कभी भी नीड हो तो हम उस पैसे को यूज़ कर सके। नेक्स्ट इज शेयर होल्डर्स प्रेफरेंस। अब शेयर होल्डर्स क्या चाहते हैं? अब आप इक्विटी वालों से भी तो देखोगे ना कि इक्विटी वाले क्या चाहते हैं, कि वो हमारे से डिविडेंड चाहते हैं या ग्रोथ चाहते हैं। अब दो टाइप के शेयर होल्डर्स हो सकते हैं। एक शेयर होल्डर होता है जो एक रेगुलर इनकम चाहता है। रेगुलर इनकम हमेशा जनरली क्या करते हैं, रिटायर्ड लोग चाहते होते हैं, जो रिटायर हो गए हैं वो चाहते हैं उनके पास एक स्टेबल अर्निंग आती रहे एज अ डिविडेंड, तो वो कभी भी ये अच्छा नहीं लगेगा उनको अगर आप डिविडेंड नहीं दोगे। तो अगर आपकी कंपनी में ज़्यादातर लोग ही ऐसे हैं जो रिटायर्ड पर्सन हैं या जो लोग फिक्स्ड अर्निंग्स चाहते हैं, तो हम क्या करेंगे, उन्हें डिविडेंड दे देंगे। अगर शेयर होल्डर की प्रेफरेंस ही है कि उन्हें डिविडेंड मिलना चाहिए तो हम उन्हें दे देंगे।
और अगर हमारे शेयर होल्डर्स ही ऐसे हैं, एग्रेसिव नेचर के हैं, जो चाहते हैं थोड़ा सा रिस्क लेना और हो सकता है उन्हें लगे कि इन फ्यूचर हम उन्हें हायर प्रॉफिट्स देंगे, तो वो आपको वेट भी करा सकते हैं। वो आपसे कह सकते हैं कि वी विल वेट, आप इस पैसे को अपने पास रिटेन कर लो। तो कंपनी क्या करेगी उस केस में, अपने पास पैसे को रिटेन करके उस पैसे को भी कहीं इन्वेस्ट करेगी और उससे हायर रिटर्न्स जनरेट करेगी। तो ये डिपेंड करेगा किस पे, शेयर होल्डर्स की प्रेफरेंस पे, कि आपके शेयर होल्डर्स क्या चाहते हैं या किस टाइप के हैं। नेक्स्ट इज टैक्सेशन पॉलिसी। अब टैक्सेशन पॉलिसी क्या होती है? टैक्सेशन पॉलिसी के अंदर जनरली क्या होता है, जो हमारा डिविडेंड आता है शेयर होल्डर्स के पास, वो शेयर होल्डर्स के हैंड्स में तो फ्री होता है, टैक्स फ्री, उनको टैक्स नहीं देना होता, लेकिन उस डिविडेंड पे कंपनी को टैक्स देना होता है, जिसको बोलते हैं क्या, कॉर्पोरेट डिविडेंड टैक्स, CDT। तो अगर कॉर्पोरेट डिविडेंड टैक्स का रेट हायर होगा तो कंपनी क्या करेगी, या तो डिविडेंड लो देगी या फिर देगी ही नहीं। तो हमेशा टैक्सेशन को भी माइंड में रखा जाएगा, टैक्स रेट्स ज़्यादा होंगे तो कंपनी कम देगी डिविडेंड या नहीं देगी, और अगर टैक्स रेट्स कम होंगे तो कंपनी डिविडेंड ज़रूर देगी। नेक्स्ट इज कॉन्ट्रैक्चुअल कॉन्स्ट्रेंट्स। कॉन्ट्रैक्चुअल कॉन्स्ट्रेंट इज लाइक, हो सकता है आपने पैसा पहले से ही लोन पर ले रखा हो और आपका एक कॉन्ट्रैक्ट हुआ था, उसमें उन्होंने लिखा हुआ था एक क्लॉज कि आप 2% से ज़्यादा कभी भी डिविडेंड अपने शेयर होल्डर्स को नहीं दोगे। अगर आप दोगे तो उसमें क्या होगा, आप हमारा इंटरेस्ट पे नहीं कर पाओगे, आपके पास पैसा ही नहीं बचेगा। तो इसलिए वो पहले से ही क्या करते हैं, क्लॉज डाल देते हैं कुछ लोग। तो वो अगर हमारे पास ऐसा कोई कॉन्ट्रैक्चुअल कॉन्स्ट्रेंट नहीं है तो हम क्या करेंगे, डिविडेंड पे कर देंगे, और अगर कॉन्ट्रैक्चुअल कॉन्स्ट्रेंट है तो हम उसके अकॉर्डिंग डिविडेंड पे करेंगे या रिटेन कर लेंगे। तो अभी तक हमने पढ़े क्या, हमारे 3 डिसीजन जो कि बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। यही इस चैप्टर का सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट था। इसके बाद इस चैप्टर में ज़्यादा कुछ नहीं बचता, सिर्फ एक ही टॉपिक बचता है या 2 टॉपिक बचते हैं जो बहुत इजी हैं, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें से केस स्टडीज़ ज़रूर आती हैं, तो आप लोग प्लीज़ इसे ज़रूर पढ़ें। एक बार वीडियो को अच्छे से देखें, आपको स्क्रीनशॉट लेना है आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब हम मिलेंगे हमारी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।